रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका हर दिन इस्तेमाल हो सके। तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसका नाम ही अपने आप में एक सलाह है, ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी की ये किताब दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा क्या खास है इसमें? खास है इसका सीधा, सरल और असरदार तरीका, टाल मटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से लड़ने का। ये कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं देती, बल्कि 21 ऐसी रणनीतियां बताती हैं जिन्हें फौरन अपनाया जा सकता है। अच्छा। और इसकी लोकप्रियता 4.5 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी हैं 23 भाषाओं में, तो ये बताता है कि बात में दम तो है। 4.5 लाख? अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। और लेखक ब्रायन ट्रेसी, वो भी कोई छोटे मोटे नाम नहीं है ना? बिल्कुल। व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की दुनिया में उनका बड़ा नाम है। बिल्कुल, ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के चेयरमैन और सीईओ हैं। 30 साल से ज्यादा का अनुभव, 1000 से ज्यादा कंपनियों के साथ काम किया उन्होंने। अच्छा। 5000 से ज्यादा सेमिनार दिए हैं और 45 से ज्यादा बेस्ट सेलिंग किताबें लिख चुके हैं। तो उनका अनुभव बहुत, आप कह सकती हैं, गहरा और व्यापक है। वो जो कह रहे हैं वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बिल्कुल जमीनी हकीकत पर आधारित है। तो इस किताब का महत्व सिर्फ ये नहीं है कि उत्पादकता बढ़ाती है, बल्कि शायद ये भी कि ये एक बहुत अनुभवी व्यक्ति के निचोड़ को हम तक पहुंचाती है। ये क्यों मायने रखती है आज के दौर में? क्योंकि आज हम सब जानकारी और कामों के बोझ तले दबे हुए हैं ना। फोकस रखना, जरूरी चीजों को पहचानना और उन्हें वक्त पर पूरा करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। सही बात है। ये किताब इसी मुश्किल का हल सुझाती है। ये बताती है कि सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सही चीज पर सही समय पर मेहनत करना वो सफलता की कुंजी है। ये सिखाती है कि कैसे अपने समय और ऊर्जा के मालिक बना जाए। सुनने में तो ये हर किसी के काम की चीज लगती है, पर क्या कोई खास तरह के लोग हैं जिनके लिए ये किताब एकदम रामबाण साबित हो सकती है? हाँ, देखिए, वैसे तो सिद्धांत सभी पर लागू होते हैं, लेकिन ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अक्सर खुद को कामों की लिस्ट के सामने बेबस पाते हैं। अच्छा। जिन्हें लगता है दिन खत्म हो गया पर सबसे जरूरी काम तो हुआ ही नहीं। जो वो टालमटोल के जाल में फंस जाते हैं और फिर अपराध बोध महसूस करते हैं। यानी वो लोग जो अभिभूत ओवरवेल्म्ड महसूस करते हैं, चाहे वो ऑफिस में काम करने वाले पेशेवर हों या इम्तिहान की तैयारी करते छात्र हों। हाँ, या अपना बिजनेस चलाते उद्यमी हों, या फिर घर संभाल रहे लोग जिन्हें लगता है उनके पास 1000 काम है और समय बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सुनने पढ़ने के बजाय ठोस कदम उठाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि कोई उन्हें बस ये बता दे कि भाई करना क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। अगर कोई थ्योरी से ज्यादा एक्शन पर फोकस चाहता है तो ये किताब उनके लिए है। ये बिना ज्यादा मानसिक बोझ डाले प्रभावी ढंग से काम पूरा करने के तरीके सिखाती है। चलिए तो फिर उन तरीकों की बात करते हैं। किताब में 21 रणनीतियां हैं, जाहिर है हम सब पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ सबसे शक्तिशाली विचारों को समझते हैं। पहला और शायद सबसे बुनियादी कदम बताया गया है, लक्ष्य स्पष्ट करें और हर दिन पहले से योजना बनाएं। ये सुनने में बहुत आम सलाह लगती है, इसमें नया क्या है? नया है इसका महत्व समझने का तरीका और उसे लागू करने का स्ट्रक्चर। ट्रेसी कहते हैं सफलता के लिए स्पष्टता जो है ना, वो ऑक्सीजन की तरह है। अच्छा। जब तक पता ही नहीं कि जाना कहाँ है, तब तक तेज दौड़ने का क्या फायदा। अस्पष्ट लक्ष्य वो अस्पष्ट नतीजों को जन्म देते हैं। तो पहली चीज है बिल्कुल साफ साफ तय करना कि हासिल क्या करना है। और सिर्फ सोचना नहीं, लिखना भी। मैंने सुना है लिखने पर बहुत जोर दिया गया इसमें। हाँ, ये एक चौंकाने वाली बात हो सकती है कि सिर्फ लक्ष्यों को लिख लेने भर से सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक स्टडी का जिक्र है कि सिर्फ 3% वयस्क अपने लक्ष्य लिखकर रखते हैं। सिर्फ 3%? हाँ, और यही लोग बाकी लोगों से कहीं ज्यादा हासिल करते हैं। लिखने का जो अमल है ना, वो ख्यालों को हकीकत का रूप देता है, उन्हें मजबूत बनाता है। ये दिलचस्प है। तो लक्ष्य तय करने का कोई खास तरीका भी बताया है क्या? हाँ, 7 कदमों का एक प्रोसेस है। संक्षेप में बताऊं तो 1. तय करें क्या चाहिए। 2. लिखें। 3. डेडलाइन तय करें। 4. उस तक पहुंचने के सारे जरूरी काम लिस्ट करें। 5. लिस्ट को प्राथमिकता और क्रम के हिसाब से प्लान में बदलें। 6. फौरन एक्शन लें। 7. रोज कुछ न कुछ उस दिशा में करें। ये प्रोसेस लक्ष्य को हवाई सपने से एक ठोस प्रोजेक्ट में बदल देता है। और इसी से जुड़ा है रोज की प्लानिंग का आइडिया, वो भी एक रात पहले। इसका क्या लॉजिक है? इसके पीछे अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का इस्तेमाल करने का विचार है।
जब रात को अगले दिन की सूची बना लेते हैं ना, तो रात भर आपका दिमाग उन कामों को प्रोसेस करता रहता है, समाधान सोचता है, तैयारी करता है। अच्छा। सुबह जब उठते हैं तो दिमाग ज्यादा तैयार और केंद्रित होता है। और यहीं पर वो 10-90 नियम भी आता है ना? एकदम कि सही। प्लानिंग में लगाया 10% समय काम करने का 90% समय बचा सकता है। एकदम। ये दिखाता है कि प्लानिंग सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं बल्कि सबसे अच्छा निवेश है। जैसा एलेक्स मैकेंजी ने कहा भी है, बिना योजना की कार्रवाई हर विफलता का कारण है। अच्छी प्लानिंग भ्रम और अनिर्णय को खत्म करती है, जो टालम-टोल के सबसे बड़े कारण हैं। ठीक है, तो पहला कदम है स्पष्टता और योजना। दूसरी बड़ी सीख है हर चीज पर 80-20 नियम लागू करना। ये पैरेटो सिद्धांत तो सुना है, पर इसे रोजमर्रा के कामों पर कैसे लागू करें? ये सिद्धांत कहता है कि हमारे 80% नतीजे अक्सर हमारी सिर्फ 20% गतिविधियों से आते हैं। ज्यादातर लोग व्यस्त रहने और उत्पादक होने में फर्क नहीं कर पाते। हाँ, ये तो होता है। ये नियम दिखाता है कि कैसे हमारी ज्यादातर व्यस्तता असल में नतीजों के लिहाज से खाली होती है। हमें उन महत्वपूर्ण कुछ वाइटल फ्यू कामों को पहचानना है जो असली फर्क पैदा करते हैं, और उन तुच्छ कई ट्रिवियल मैनी कामों से बचना है जो सिर्फ वक्त लेते हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे बिजनेस में तो 20% ग्राहक 80% बिक्री लाते हैं, ये तो सुना है, पर व्यक्तिगत जीवन में सोचिए, अगर आपकी टू डू लिस्ट में 10 काम है, तो शायद उनमें से सिर्फ 2 काम ऐसे होंगे जो आपके 80% लक्ष्य या संतुष्टि में योगदान देंगे। अच्छा, सिर्फ 2? हाँ, शायद। बाकी 8 काम जरूरी लग सकते हैं, पर उनका असर बहुत कम होगा। ये 80-20 नियम पढ़ाई, घर के काम, रिश्ते, सेहत, हर जगह लागू हो सकता है। सवाल बस ये है, वो कौन से 20% चीजें हैं जो 80% मायने रखती हैं? और इसका टाल-मटोल से क्या कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है। हम इंसान अक्सर मुश्किल और महत्वपूर्ण 20% कामों, जिन्हें ट्रेसी मेंढक कहते हैं, को टालते हैं और आसान, कम महत्व वाले 80% कामों में खुद को व्यस्त रखकर अच्छा महसूस करने की कोशिश करते हैं। जैसे ईमेल चेक करना, छोटी मोटी मीटिंग्स करना, सोशल मीडिया देखना। ये सब हमें व्यस्त रखते हैं, पर क्या ये हमें आगे बढ़ाते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। तो समाधान क्या है? हर काम शुरू करने से पहले रुककर पूछना कि ये टॉप 20% में है या बॉटम 80% में। हाँ, ये एक शक्तिशाली सवाल है, और छोटी आसान चीजों को पहले निपटाने के मोह से लड़ना होगा। अक्सर लगता है ना कि चलो पहले छोटे मोटे काम खत्म कर लें, फिर बड़े काम पर लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेसी कहते हैं ये उल्टा है, पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करें, भले ही वो मुश्किल हो। ये तो अनुशासन की बात हो गई, और शायद यही तीसरी बड़ी सीख काम आती है। ABCD विधि का लगातार इस्तेमाल। ये क्या है और कैसे मदद करती है? ये कामों को प्राथमिकता देने का एक बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल तरीका है। कल्पना कीजिए, आपकी एक लंबी टू डू लिस्ट है। अब आप हर काम को 5 कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा। ए, ये वो काम है जिन्हें करना बेहद जरूरी है, इन्हें न करने के गंभीर नकारात्मक परिणाम होंगे। ये आपके मेंढक हैं, इन्हें करना ही करना है। बी, ये काम भी महत्वपूर्ण है, पर ए जितने नहीं, इन्हें करना चाहिए, न करने के हल्के परिणाम हो सकते हैं, जैसे किसी जरूरी ईमेल का जवाब देना। ठीक है। सी, ये वो काम है जिन्हें करना अच्छा तो है, पर न करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे किसी दोस्त को कॉल करना या कोई लेख पढ़ना। ये नाइस टू डू है। हाँ। डी, ये वो काम है जिन्हें आप किसी और को सौंप सकते हैं, डेलीगेट। अगर कोई और इसे 80% क्षमता से भी कर सकता है तो सौंप देना चाहिए। अच्छा। ई, और ये वो काम है जिन्हें आप पूरी तरह से हटा सकते हैं, एलिमिनेट। शायद ये पहले जरूरी थे, पर अब नहीं, इन्हें करने का कोई फायदा नहीं। ये वर्गीकरण तो स्पष्ट है, लेकिन लिस्ट बनाने के बाद असली काम कैसे शुरू करें? मान लीजिए मेरे पास 3 A काम है, 2 B काम है वगैरह। अगला कदम है अपने ए कामों को और प्राथमिकता देना, जैसे A1, A2, A3, उनके महत्व के आधार पर। फिर नियम बहुत सरल है, फौरन अपने A1 काम पर लग जाएं और तब तक करते रहें जब तक वो पूरा न हो जाए। किसी और काम पर ध्यान न दें। क्या बात है। मतलब B या C काम तभी करे जब A1 पूरा हो जाए। हाँ, B काम तभी करे जब सारे A काम खत्म हो जाए, और C काम तो तभी करे जब आपके पास कोई A अभी काम ना बचा हो। D काम फौरन सौंप दें और E कामों को लिस्ट से काट दें। ये विधि थोड़ी कठोर लग सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित करती है
कि आपकी ऊर्जा सबसे मूल्यवान कामों पर लगे? इसमें एक चुनौती ये लग रही है कि ई यानी हटाने लायक कामों को पहचानना और सच में हटाना मुश्किल हो सकता है। हाँ, या डी यानी सौंपने लायक काम के लिए सही व्यक्ति ढूंढना। बिल्कुल, ये व्यवहारिक चुनौतियां हैं। ई कामों को हटाने के लिए अक्सर न कहना सीखना पड़ता है, जो कई लोगों के लिए मुश्किल है, और सौंपने के लिए विश्वास और सही सिस्टम की जरूरत होती है। सही बात। लेकिन ट्रेसी का तर्क है कि इन चुनौतियों का सामना करना लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद है, बजाय कम महत्व के कामों में उलझे रहने के। ये अभ्यास से बेहतर होता जाता है। ये एक अच्छी बात है कि ये अभ्यास से होने वाली चीजें हैं। और अब आते हैं उस सिद्धांत पर जो इस किताब का नाम है सबसे कठिन काम पहले करें, यानी ईट द फ्रॉग। ये मेढक खाने वाली बात क्या है? ये किताब का सबसे प्रसिद्ध रूपक है। मेंढक आपका वो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर सबसे डरावना या मुश्किल काम है जिसे आप टालने की सबसे ज्यादा कोशिश करते हैं। हाँ, ट्रेसी की सलाह है, सुबह उठकर सबसे पहले इसी मेंढक को खा लीजिए, यानी निपटा लीजिए। लेकिन सुबह ही क्यों? कई लोगों के लिए सुबह का समय रचनात्मकता या ऊर्जा के लिहाज से सबसे अच्छा नहीं होता। क्या ये रणनीति सबके लिए काम करती है या इसमें कुछ लचीलापन है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ट्रेसी सुबह पर इसलिए जोर देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए दिन की शुरुआत में इच्छा शक्ति, मतलब विल पावर, सबसे ज्यादा होती है। अच्छा। जब आप दिन का आगाज ही अपनी सबसे बड़ी चुनौती पर जीत हासिल करके करते हैं, तो इससे एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। आपको जबरदस्त ऊर्जा, काम आगे बढ़ाते रहने की लय यानी मोमेंटम और आत्मविश्वास मिलता है जो पूरे दिन बना रहता है। दिन चढ़ने के साथ थकान और ध्यान भटकने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये मनोवैज्ञानिक पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है? हाँ, काफी हद तक। सोचिए, अगर आपने सुबह 11 बजे तक अपना सबसे मुश्किल काम निपटा लिया, तो बाकी का दिन कितना हल्का और सकारात्मक महसूस होगा। बिल्कुल। इसके विपरीत अगर वो मुश्किल काम दिन भर सिर पर सवार रहता है, तो वो आपकी मानसिक ऊर्जा चूसता रहता है, भले ही आप उस पर काम ना कर रहे हों। हाँ, ये बात तो है। हालांकि जैसा आपने कहा, अगर किसी का एनर्जी लेवल शाम को ज्यादा रहता है, तो वो सिद्धांत को अपना सकता है और अपने पीक टाइम में मेंढक खा सकता है। मूल सिद्धांत है, सबसे जरूरी काम को टालना नहीं, उसे प्राथमिकता देना। इसे अमल में लाने का तरीका क्या है? प्रक्रिया वही है जो हमने पहले डिस्कस की। 1, रात को अगले दिन की लिस्ट बनाएं। 2, ABCD और 80-20 नियम से अपना A1 काम मेंढक पहचाने। ठीक है। 3, अगली सुबह बाकी सब चीजों से पहले बिना भटके उसी काम पर लग जाएं। ईमेल, फोन, सोशल मीडिया सब बाद में, पहले मेंढक। पहले मेढक। हाँ। 4, और अगर आपके पास 2 मेंढक हैं तो पहले सबसे बड़े और बदसूरत वाले को खाएं, यानी सबसे मुश्किल वाला पहले। हाँ, अच्छा। और ऐसे आदत बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे? ट्रेसी 21 दिन के नियम का जिक्र करते हैं। उनका कहना है कि अगर आप लगातार 21 दिन तक सुबह सबसे पहले अपना मेंढक खाने का अनुशासन बना लेते हैं, तो ये एक स्वचालित आदत बन सकती है। अच्छा, ऑटोमेटिक। हाँ, फिर इसके लिए रोज प्रेरणा या इच्छा शक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है। जरा सोचिए, हफ्ते की शुरुआत में ही वो सबसे मुश्किल रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन निपटा दी जाए, बाकी हफ्ता कितना हल्का महसूस होगा। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप उन उच्च प्रभाव वाले कामों को पूरा करने लगते हैं जिन्हें आप हमेशा से टालते आ रहे थे। यही वो काम होते हैं जो करियर या जीवन में असली तरक्की लाते हैं। ये आदत आपको औसत प्रदर्शन करने वालों से अलग करती है। तो संक्षेप में ये 4 मुख्य सीखें: स्पष्ट लक्ष्य और योजना, 80-20 रूल, ABCD प्राथमिकता और सबसे पहले सबसे मुश्किल काम, ये टालमटोल की आदत को तोड़ने और उत्पादकता बढ़ाने के बेहद व्यवहारिक नुस्खे हैं। निश्चित रूप से किताब का मूल संदेश सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना है और सबसे महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता देना है। ये सब अनुशासन, फोकस और दृढ़ संकल्प पर आकर टिकता है। और शायद ये याद दिलाना भी जरूरी है कि ये सब सीखा जा सकता है। कोई पैदाइशी प्रोडक्टिव या अनुशासन प्रिय नहीं होता। ये कौशल हैं जिन्हें अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। एकदम सही। ट्रेसी आत्म अनुशासन और दृढ़ता यानी परसिस्टेंस को सफलता की नींव मानते हैं। अध्याय 21 में वो इसी पर जोर देते हैं। असफलताएं आएंगी, आलस घेरेगा, लेकिन महत्वपूर्ण है वापस ट्रैक पर आना और कोशिश जारी रखना। तो पहला कदम क्या हो सकता है? शायद कल सुबह के लिए अपना एक मेढक पहचानना और उसे सबसे पहले खाने का इरादा करना। हाँ, छोटी शुरुआत करें। सिर्फ एक दिन के लिए इसे आजमाएं, देखें कैसा महसूस होता है। जैसा कि गोइथे ने कहा था, जिसका जिक्र ट्रेसी करते हैं,
बस शुरू करें और दिमाग गर्म हो जाता है। जारी रखें और कार्य पूरा हो जाएगा। सही। इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। या नेपोलियन हिल का वो कथन, इंतजार न करें, समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं से शुरू करें। ये बातें सरल हैं, पर इन्हें जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। और शायद अंत में सोचने के लिए एक सवाल, वो कौन सा एक काम है जिसे अगर आज पूरा कर लिया जाए तो उसका जीवन या काम पर सबसे ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? वही शायद आपका आज का मेंढक है। क्या उसे पहचानने और उसका सामना करने की हिम्मत जुटाई जा सकती है? ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। आशा है ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और आगे भी साझा करने की उत्सुकता है। अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहेंगे, ये जरूर बताएं।